हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज का प्रोग्राम खास इसलिए है क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा जब आपके नजदीक आ चुकी है तो हमने इस प्रोग्राम में कुछ खास बदलाव किया है। पिछले हफ्ते के एपिसोड में भी आपने देखा होगा, प्रश्नों की संख्या हमने दोगुनी कर दी थी। आज के एपिसोड में भी हम प्रश्नों की संख्या दोगुनी करने वाले हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि हम साल भर के जो भी प्रमुख स्थान जो चर्चा में थे भारत के, उन पर मानचित्र पर आधारित प्रश्न कैसे बन सकते हैं, इसी के लिए हम प्रश्नों को बढ़ा रहे हैं, चर्चा बढ़ा रहे हैं, जिससे कि अगर मानचित्र पर आधारित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आपकी परीक्षा में तो यह सेशन आपके लिए लाभदायी हो। चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। सबसे पहले हम देखेंगे जो खबरों में रहे हैं टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांदीपुर टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर स्थित है। उसके बाद है काबिनी नदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? काबिनी नदी। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और दूसरी तरफ बांदीपुर टाइगर रिजर्व आखिर है कहां पे, किसका हिस्सा है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए सवाल यह पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। कभी कभी सही नहीं में धोखा होता है तो गलत है। चलिए देखते हैं क्या है। कौन सा? पहला वाला गलत है क्या? बांदीपुर टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर है। अब देखिए यहां पर इस जगह पे आप आए या इसको और पास में देखें तो यह वो क्षेत्र है जिसको हम कह सकते हैं कि यह नीलगिरी बायोस्फीयर है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व उसी का नीलगिरी बायोस्फीयर का ही हिस्सा है। अब नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है अगर बांदीपुर, तो आप ये भी देखें कि अपने आप में ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और उन्हीं के बीच में है, ये पूर्वी और पश्चिमी के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, काबिनी नदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बीच एक प्राकृतिक सीमा। कौन कौन से? बांदीपुर और नागरहोल। चलिए दोनों का पता होना चाहिए उसके लिए, तो दोनों को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बांदीपुर आपको दिखेगा, यहाँ पर नागरहोल टाइगर रिजर्व दिखेगा और उनके बीच में है ये बह रही है। ये कौन सी नदी है? काबिनी नदी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा कि अगर गलत कौन सा है? कोई भी नहीं है। तो ना तो एक और ना ही दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं? पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व। अब देखिए इनके बारे में क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा किस पे होगी? 23.5 पे। अब 23.5 पे जो कर्क रेखा है उसके हमें उत्तर में भी पता होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि दक्षिण में कौन से हैं। तो पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, टाइगर, इनमें से कौन सा है? सही विकल्प चुनने के लिए सबसे पहले हम नक्शा देखते हैं। अब आप देखिए कर्क रेखा जो है गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर उसके बाद यह आगे बढ़ते हुए जाती है वेस्ट बंगाल होते हुए जाएगी, फिर त्रिपुरा जाएगी, फिर मिजोरम जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 8 राज्य हैं, आपको 8 के नाम पता होने चाहिए और इसके लिए कोई फॉर्मूला भी लोग याद करते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिससे ये नाम याद आ जाते हैं, वो देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल देखिए मध्य प्रदेश में लगभग ये बीच से जाती हुई दिख रही है, लगभग, सीधा सीधा नहीं। लेकिन अब आप देखिए तो जो पेंच है, सॉरी, जो ये कान्हा है, जो पेंच है, सतपुड़ा है, ये कर्क रेखा के दक्षिण में है। लेकिन आप देखें पन्ना को तो ये आपको उत्तर में दिखेगा, बांधवगढ़ उत्तर में, संजय उत्तर में। तो देखिए पन्ना, बांधवगढ़, संजय। अब यहां पे देखिए पन्ना ये उत्तर में है, बांधवगढ़ उत्तर में है, संजय तो चलिए है ही नहीं। पेंच, सतपुड़ा और कान्हा हमने क्या देखा? पेंच, सतपुड़ा और कान्हा को ये दक्षिण में है, पेंच, कान्हा और सतपुड़ा। तो ऐसे में हमें जवाब मिल चुका है। तो 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 कहां पे है? देखिए उत्तर हो गया बी हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
निम्न राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। अब ये सारे राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहे बीते एक साल में, उत्तर से दक्षिण में, तो हमें पता होना चाहिए कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तभी हम उत्तर से दक्षिण का अंदाजा ले पाएंगे। अब देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, अब 3 2 5 4 1 1 3 2 4 5 1 5 3 1 2 3 4 5, अब ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन ऐसा देखने में तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन मोटा अंदाजा अगर हमें हो जाए ना, सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है, तो भी हम अंदाजा निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हम जवाब की तरफ पहुंच सकते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दिखाई देगा सबसे पहले उत्तर में। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान दिखाई देगा, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है चाहे तो आप मुझे बता सकते हैं। एक और है मध्य प्रदेश में, वन विहार है तीसरे नंबर पे। ये वन विहार कहाँ है, यह है भोपाल में। अब देखिए भोपाल नीचे आ गया माधव के। अब देखिए उसके बाद चौथे नंबर पे हमें आना पड़ेगा यहाँ पे गिर, गुजरात पे, और उसके फिर हम नीचे आते हैं तो उसके नीचे आना पड़ेगा हमें आगे बढ़ते हुए गोवा में मोल्लेम, भगवान महावीर। तो ये सारा का सारा जो पैटर्न है उत्तर से दक्षिण में आने का। अब जवाब में देखिए, सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, गिर देखा था, यानी कि 1 नंबर पहले होगा। यहाँ पे चलिए आंसर बनाते हैं। फिर उसके बाद देखिए हमने कौन सा देखा था, माधव देखा था। अब आप देखिए हम दूसरे नंबर पे सब किसको देखे थे राजा जी के बाद, तो हमें माधव ये दिखा था, मध्य प्रदेश में उत्तर की तरफ है। थोड़ा और दक्षिण में जाएंगे तो भोपाल के पास हमें वन विहार दिखेगा। तो माधव फिर वन विहार। तो अब आप देखिए कि माधव अगर 3 है, एक के बाद अगर 3 है, इतना हमें अगर मिल गया तो जवाब मिल जाता। देखिए 1 3 और कहीं है, यहाँ 1 2 है, वन विहार। अब किसी को ये धोखा हो जाता कि वन विहार मध्य प्रदेश में है, जल्दी में वो सही करने की कोशिश करता तो गड़बड़ हो जाता। 1 2 3 नहीं होगा बल्कि 1 3 2 होगा। और जिसको 1 और 3 भी मिल गया तो उसको देखिए पूरा जवाब मिल जाएगा, हमें सब जानने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अभी हम सारा कुछ जान चुके हैं तो अब हमें पता है कि 1 3 2 4 5 यही हमारा जवाब है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यह राष्ट्रीय उद्यान अपना शुभंकर जारी करने वाला प्रथम टाइगर रिजर्व है। फिर उसके बाद बंजर नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बहने वाली मुख्य नदी है। अब देखिए हमें पता होना चाहिए, तथ्यात्मक जानकारी है नदी के बारे में, उसके शुभंकर के बारे में। अब देखिए शुभंकर जारी करने वाला पहला है टाइगर रिजर्व, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए टाइगर रिजर्व है तो ये मत सोचिएगा कोई शेर है। चलिए देखते हैं कौन है। अब ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो सही जवाब है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और वहां पे देखिए भूर सिंह, ठीक है, द बारहसिंघा, बारहसिंघा वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में देखिए इस प्रकार से, तो उसी के नाम पर है भूर सिंह। अब यहाँ पे देखिए तो ये है कहाँ पे, देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ की सीमा है, लेकिन ये जो कान्हा है ये जो है मध्य प्रदेश में है, इधर आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मध्य प्रदेश में है। और भूर सिंह, तो अब देखिए यहाँ पे शुभंकर जारी करने वाला प्रथम टाइगर रिजर्व है, कौन है, भूर सिंह, तो जो पहला था। अब उसके बाद देखिए बंजर नदी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बहने वाली प्रमुख नदी है। तो बंजर नदी के बारे में क्या आपको कहीं बंजर नदी दिखाई देती है, तो देखिए ये आपको बंजर नदी यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये है आपके कान्हा में। तो जवाब आपको मिल चुका है। क्या जवाब है, पूछा था सही है कौन सा है इसमें से, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों ही बातें जो इसमें सही साबित होती हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे कथन पे नहीं जाना है, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे हमें ये बताना था कि सही जवाब क्या है इन दोनों के आधार पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जब हिंसक झड़प हुई है, हाल ही में मणिपुर में और उसके आसपास के राज्यों में, तो अब थोड़ा सा वहां उस क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं मानचित्र के माध्यम से। अब मणिपुर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट देखिए, राज्य का औसत वार्षिक तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर उसके बाद राज्य की सीमा म्यांमार व बांग्लादेश से स्पर्श करती है। किसके बारे में कह रहा है, मणिपुर के बारे में। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि मणिपुर भारत के नक्शे पर कहाँ है, तभी हमें अंदाजा लगेगा म्यांमार बांग्लादेश की सीमा का। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन
सही है। ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब चलिए मणिपुर के लिए पहला देखते हैं वार्षिक तापमान के बारे में। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वार्षिक तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें पूरे भारत का जब हम देखें तो ऐसे भी जगह हैं जिसके बारे में दिखता है कि 27.5 डिग्री है या उससे ज्यादा है। फिर कुछ ऐसी जगह दिखती है जहां के बारे में हमें पता चलता है, जैसे इधर का इलाका, इधर का, तो पता चलता है कि 25 से 27.5 है। लेकिन देखिए 22.5 से 25 के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है, आप देखें तो ये जो मणिपुर है उससे यह रंग मैच करता है। ये 22.5 से 25 वाला जो है वो हमारे सबसे नजदीकी है, वह मणिपुर का है। तो हमें यह जवाब मिलता है कि औसत तापमान की अगर बात करें तो वह हमें दिखाई देता है। लेकिन अभी बचा है म्यांमार और बांग्लादेश। तो पहला वाला तो सही है, अभी दूसरा वाला भी देखना है, म्यांमार और बांग्लादेश के लिए। तो देखिए, अब आप देखिए तो आपके सामने यहां पर आपको मणिपुर दिखाई दे रहा है। यहां पर पश्चिम की तरफ जाएं तो ये पड़ता है आसाम। फिर उसके बाद यहाँ पे आसाम के साथ बांग्लादेश की सीमा बनी। तो मणिपुर तो बांग्लादेश से सीमा नहीं बना पाएगा क्योंकि बीच में असम आ जाता है। अब पूर्व की तरफ आए तो म्यांमार के साथ बनाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है कि म्यांमार और बांग्लादेश दोनों थे, जबकि बांग्लादेश नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला वाला सही है, राज्य का औसत वार्षिक तापमान 22 से 25, तो यह सही है पहला वाला। तो हम क्या बोलेंगे, केवल एक यहाँ पर सही है। ठीक है, वो जो आधा है उसको आप उससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि उसके पीछे वाला भी उसी में शामिल हो जाएगा, इसलिए 22 से 25 बताया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर की भौगोलिक विशेषता का सही वर्णन करता है। अब मणिपुर की भौगोलिक विशेषता के बारे में अंदाजा लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में स्थित भू आबद्ध राज्य है। अब देखिए भू आबद्ध बोल दिया मतलब कि समुद्र से इसका कोई संबंध नहीं। फिर देखिए मणिपुर की सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम और म्यांमार देश के साथ लगती है। फिर उसके बाद देखिए क्या बोलता है, मणिपुर राज्य की विशेषता उसके अद्वितीय तैरते द्वीप हैं जिन्हें लोकटक झील कहा जाता है। उपरोक्त सभी, क्या मणिपुर की विशेषताएं ये सारी हैं या इनमें से कोई एक है। चलिए नक्शे में देखते हैं। नक्शे में अगर आप देखें तो मणिपुर को देखें तो कहीं तक भी इसकी पहुंच समुद्र तक नहीं है, तो भू आबद्ध तो है ही। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखें, पहला सही है कि नागालैंड, असम, मिजोरम और म्यांमार। तो क्या सच में ऐसा है। देखिए ऊपर ये है नागालैंड के साथ है, फिर यहाँ पे असम के साथ है, फिर यहाँ पे ये मिजोरम के साथ है, उसके बाद यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये म्यांमार के साथ है। तो यही जो बातें लिखी गई हैं सारी की सारी सही दिखाई देती हैं। तो दूसरा भी सही है। अब तीसरा वाला देखें, मणिपुर राज्य की विशेषता उसके अद्वितीय तैरते द्वीप हैं जिन्हें लोकटक झील कहा जाता है। ये तथ्यात्मक जानकारी है। हमने कई बार यह सवाल जाना है, पूछा है, देखा है, पढ़ा है कि मणिपुर में ही लोकटक झील है जो किस प्रकार से होते हैं, तैरते हुए द्वीप की तरह होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाब मिल चुका है। निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। पहाड़ियों को व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर भी हमें भूगोल का अंदाजा होना चाहिए। मिजो पहाड़ियां, बेरिल पहाड़ियां, मिकिर हिल्स और मिश्मी हिल्स। सही विकल्प चुनना है। 4 3 2 1, 1 2 3 4, 2 1 3 4 या 2 1 4 3। पहले हम इन चारों को देख लेते हैं फिर जवाब ढूंढते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे ऊपर आप देखिए कौन मिल रहा है आपको, मिश्मी हिल। ठीक है, अभी हम नॉर्थ ईस्ट में आ गए हैं। तो सबसे ऊपर मिश्मी हिल, फिर उसके बाद मिकिर हिल, फिर उसके दक्षिण में बरेल, फिर मीजो। मीजो तो सबसे नीचे नीचे ही होगा मिजोरम में। तो अब देखिए मीजो सबसे नीचे होगा, तो आप खुद सोचिए इन चारों में से यहां पर एक आ गया, सबसे लास्ट में ए में आ गया, तो जवाब हमें यही मिल चुका है। लेकिन चलिए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मिश्मी बोला है तो देखिए 4 नंबर पहले आ गया। फिर उसके बाद देखिए नक्शे में 4 के बाद मिकिर और बरेल हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो मिकिर 3 नंबर पे, बरेल 2 नंबर पे, और हमने कहा था मीजो सबसे नीचे होगा दक्षिण में, तो 1 नंबर पे। तो जवाब हमें पहले ही मिल चुका था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों किया, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए अब आगे अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेघालय के पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं मतलब कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है। यह प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार नहीं है। ठीक है,
इस पठार की विशेषता इसकी उच्च ऊंचाई, व्यापक चूना पत्थर का जमाव और समृद्ध जैव विविधता है। इसमें खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां शामिल हैं। फिर है गारो राजमहल गैप, इस पठार को मुख्य ब्लॉक से अलग करता है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से जो हम लोग सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र आता है, हमें ये वाला क्षेत्र आता है, ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र आता है। लेकिन इसका विस्तार अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो ये है। अब इसी को क्या कह दिया जाता है, शिलोंग प्लाटेउ भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार नहीं है, ये बात गलत है वो हमने जो देखा शिलोंग प्लाटेउ। फिर उसके बाद आगे देखिए, गारो हिल्स मेघालय में, देखिए खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये कहाँ है, मेघालय में ही है, मेघालय प्लाटेउ में ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां शामिल, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। फिर उसके बाद देखिए, गारो राजमहल गैप इस पठार को मुख्य ब्लॉक से अलग करता है। अब देखिए, गारो राजमहल गैप, ये देखिए गारो राजमहल गैप है, यहाँ पे है, ये वाला क्षेत्र गारो राजमहल गैप है, राजमहल हिल है यहाँ पे, और ये देखिए किसके बीच में है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमें यहाँ पे शिलोंग प्लाटेउ के रूप में मिलता है, और इधर ये बाकी का विस्तार, इनके बीच में राजमहल गैप। तो ये बात हमारे लिए सही हो गई है। अब यहाँ पे अगर ये सही है, लेकिन अब ये इसकी विशेषता उच्च ऊंचाई, व्यापक चूना पत्थर का जमाव और समृद्ध जैव विविधता है। तो जैव विविधता के मामले में यहाँ पे समृद्धता देखने को मिलती है, यहाँ पर चूना पत्थर का जमाव देखने को मिलता है, और इसकी उच्च ऊंचाई भी जाहिर तौर पर जो गारो, खासी, जयंतिया है वहां पर पर्याप्त देखने को मिलती है। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पहला वाला प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार नहीं है, यही बात गलत है। तो पूछा भी ये सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है, तो ये यहाँ पे गलत है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर भारत की किस प्रमुख पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? किसकी बात हो रही है? मणिपुर भारत की, यानी कि एक राज्य की बात हो रही है। किस श्रृंखला के हिस्से में यह राज्य आता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, पटकाई रेंज। अगर आप एलिमिनेट करने की भी कोशिश कीजिए तो आप जवाब तक पहुंच जाएंगे। आप खुद सोचिए, मणिपुर का पश्चिमी घाट से कोई संबंध है? मणिपुर का इधर पूर्वी घाट से कोई संबंध है? क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल तक यहाँ, और यहाँ नीचे तमिलनाडु तक कहीं भी मणिपुर तो है नहीं। तो पूर्वी घाट से भी नहीं है, पश्चिमी घाट से भी नहीं, ना पूर्वी ना पश्चिमी, और हिमालय से भी नहीं है। तो कौन सा रेंज है वो? देखिए पटकाई रेंज, हिमालय वाला नहीं, हिमालय वाला इधर ऊपर मिलेगा आपको। ये पटकाई रेंज जो है उसका विस्तार यहाँ नीचे तक जाता है, और ये कहाँ जाता है? मणिपुर में। मणिपुर पटकाई रेंज के विस्तार में आता है। तो यहाँ पे डी हमारा सही जवाब हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी खबरों में रहे राष्ट्रीय उद्यान, हम थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, पहली बात। फिर दूसरी बात, यह राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। क्या सच में ऐसा है? ओडिशा और यह पश्चिमी घाट, कौन से कथन इसमें सही है? पहला, दूसरा, एक और दो, दोनों, या तो कोई भी नहीं? चलिए देखिए, अब ये जो है आंध्र प्रदेश का हिस्सा है भारत में, यहाँ। अब यह आंध्र प्रदेश में अगर पापीकोंडा नेशनल पार्क यहाँ पे आप देखें तो ये मौजूद है, तो क्या आप खुद सोचिए कि यह पश्चिमी घाट है, ये तो पूर्वी घाट है। अब यहाँ पे देखिए, अब यह उड़ीसा राज्य जो लिखा है, पहली बात तो ये गड़बड़ हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, यह तो पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। दोनों ही बातें गलत साबित हो गई। तो उत्तर क्या हो, कौन सा कथन सही है? ना तो एक और ना ही दो, यानी कि डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी वहीं पे है, पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में है। चलिए अब आगे बढ़िए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी कूनो राष्ट्रीय उद्यान के निकटतम स्थित शहर है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर दिए कथनों में से कौन सा से सही है या है? ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी क्या कूनो राष्ट्रीय उद्यान के निकटतम स्थित शहर हैं? अब देखिए, कूनो यहाँ पे आप, अब देखिए मुरैना पास में है, ग्वालियर पास में है, शिवपुरी पास में है, मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं। ठीक है, ये तीनों ही पास में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, इन तीनों की ही बात हुई है।
जबकि कूनो के बारे में आप देखें तो कूनो आप देखें तो ये यहीं पर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कूनो पालपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी तीनों से लगा हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाब हमें मिल चुका है, मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। तो दोनों ही बातें सही हैं, तो कौन सा सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कालांग नदी इसके साथ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। फिर उसके बाद है असम राज्य में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ पे देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। क्या ये बात सही है? चलिए देखते हैं। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आप देखें असम में, तो यह 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ, क्योंकि इसका जो एक प्राकृतिक खूबसूरती है, या तो प्राकृतिक वजह से, मतलब जो कारण है सांस्कृतिक नहीं है, प्राकृतिक है। ठीक है, कल्चर। अब यहाँ पे तो पहला वाला तो सही है, 1985 में हुआ है शामिल, लेकिन कालांग नदी इसके साथ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी क्या है, तो ऐसा नहीं है। तो इसके साथ कौन सी नदी प्रवाहित, ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, और ये जो नदी जा रही कौन सी जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है। तो इसका मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला तो सही था, दूसरा वाला गलत है। तीसरा वाला, असम राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो असम राज्य में कितने हैं, 6 हैं कि 7 हैं, 7 हैं। अब देखिए, दिहिंग पटकाई, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, मानस, रायमोना और यहाँ पे डिब्रू सिखोवा, तो कितने हो गए, 7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 2 धामों गंगोत्री व बद्रीनाथ के बीच में स्थित है? अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान 2 धामों, 2 धाम में एक तो है गंगोत्री और एक है बद्रीनाथ। ठीक है, कौन सा है वो, राजा जी गोविंद पशु विहार, गंगोत्री या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है, चलिए मुझे तो पता है लेकिन पहले आप देख लीजिए, यहां पर है उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क, यहां पर है बद्रीनाथ, यहां पर है गंगोत्री, और उसी के बीच में है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो उत्तर हमें मिल चुका है, क्या है, सी यानी कि गंगोत्री। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित नहीं है? सिमलीपाल, भितरकनिका, टिकरपाड़ा या फिर सीता नदी? तो इनमें से यानी कि 3 ओडिशा में होंगे और 1 ओडिशा में नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, तो आपको सीता नदी जो है, ये है येलो कलर का जो क्षेत्र दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। बाकी टिकरपारा, सिमलीपाल और भितरकनिका, ये तीनों आप जो देख रहे हैं, ये तीनों ओडिशा में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 बातें पता चली कि सिमलीपाल, भितरकनिका, टिकरपाड़ा ये मिलेंगे हमें उड़ीसा में, और सीता नदी छत्तीसगढ़ में, और ये सब क्या है, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही के समय में खबरों में रही विभिन्न नदियां, अब उन नदियों को देख लेते हैं जो खबरों में रही हैं। देखिए, इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होता है। अब ये ऐसे देखिए, पश्चिमी घाट की पहाड़ी मतलब यहाँ कहीं से होगा, या यहाँ से, या यहाँ से, यहाँ से। अब देखिए आगे, यह केरल राज्य की महत्वपूर्ण नदी है। अब हमें नीचे आना पड़ेगा, यहाँ कहीं पे। ठीक है, यह नदी केरल के एक राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी है। यह नदी अपना जल लक्षद्वीप सागर में यानी कि यहाँ कहीं पे निष्कासित करती है। तो अब बताइए कि यह किस नदी से संबंधित बात हो रही है, यह कथन किस नदी से संबंधित है? कावेरी, पेरियार, वैगई और घटप्रभा। सही जवाब क्या है? देखिए, कावेरी नहीं है, वैगई नहीं है, घटप्रभा नहीं है, पेरियार नदी है, क्योंकि यहाँ पे बात कह दी है कि एक राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और केरल में आप देखें तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है, इस जगह पे पेरियार नदी यहीं से निकलती है, और इसे केरल में जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो ये जाति कहाँ से है, पश्चिमी घाट में ही निकलती है, और उसके बाद फिर आगे जाके यह लक्षद्वीप सी में मिल जाती है। तो सारी बातें किससे संबंधित है? पेरियार नदी से है। तो जवाब हमें मिल चुका है बी, हमारा पेरियार नदी। राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी देखिए, पेरियार जो टाइगर रिजर्व है, नाम भी उसी से आया है। चलिए अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? चंबल,
सिंध, धसान, बेतवा, केन और गोमती। अब 6 के बारे में पता होनी चाहिए कि किनकी सहायक नदियां हैं, तभी हमें जवाब मिलेगा। एक भी चूक हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। केवल 3, केवल 6, 5 और 6, केवल 3 और 6। चलिए देख लेते हैं, नक्शे को जरा देखते हैं तो अंदाजा लगेगा। अब देखिए ये जो है ये कौन सी नदी है, यमुना नदी है। देखिए आ रही है और इसके बाद यह प्रयागराज में पहुंचती है। इलाहाबाद लिखा है लेकिन इसको प्रयागराज। अब यहाँ पे देखिए चंबल नदी आई, उसके बाद देखिए चंबल यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, अभी नहीं है, हमें ये देखना है। फिर उसके बाद देखिए सिंध नदी, देखिए ये सिंध नदी, सिंधु नहीं है सिंध है ना, ये भी मिल गई। फिर उसके बाद देखिए धसान, बेतवा, केन, गोमती। फिर देखिए फिर आपको दिखेगा यह धसान, फिर ये बेतवा, फिर ये केन। अब देखिए गोमती नहीं दिख रहा है। गोमती क्यों नहीं दिख रहा? तो ये सारी नदी कहां से निकल रही है? मध्य प्रदेश से, फिर जा रही है यमुना में। गोमती नदी जो है पीलीभीत जिला यूपी में निकलती है और उसके बाद गंगा नदी मिल जाती है। गंगा के सहायक नदी है, पीलीभीत से निकलती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए तो हमारा जवाब यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही ऐसा है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है, यानी कि केवल 6, यानी कि उत्तर हो गया बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये उसी से संबंधित है, उसको और बेहतर तरीके से दिखाया है। गोमती नदी को आप देख सकते हैं यहाँ पे है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। भारत की नदियां हैं सारी, बेतवा, लूनी, चंबल और सुवर्णरेखा। क्या बताना है? उपयुक्त में से कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं? देखिए ऐसे उत्तर की तरफ अगर बह रही है कोई इस प्रकार से, तो ये उत्तर में बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। अब देखना इसी प्रकार से कौन नदी बहती है, 1 और 3, 1 2 3, 2 3 4 या 1 2 3 4। बेतवा, लूनी, चंबल, सुवर्णरेखा। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत देखिए, ये जो नदी है उत्तर की तरफ जा रही है, ये है बेतवा। फिर ये लूनी देखिए नीचे की तरफ आ रही है दक्षिण पश्चिम में, तो ये नहीं होगा। तो लूनी को हटा दीजिए, बेतवा को रख लीजिए, ठीक है। तो लूनी हट गया, बेतवा है। अब चंबल और सुवर्ण रेखा को देखना है। अब देखिए चंबल आपको दिखेगी, यह भी उत्तर की तरफ देखिए ऐसे आ रही है, तो चंबल को भी रख लीजिए, ठीक है। अब बचा कौन? सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा को कहाँ रखना होगा अभी देख लेते हैं। अब देखिए सुवर्ण रेखा आपको ये नीचे की तरफ जाती दिखेगी, साउथ ईस्ट में लगभग, तो नॉर्थ की तरफ तो नहीं जा रही, तो इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये हटा दिया। अब क्या पूछ रहा है? कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं? तो बेतवा और चंबल इसमें से, यानी कि 1 और 3, यानी कि सही जवाब हमारा क्या होगा? ए, केवल 1 और 3। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक से निकलती है और इसके बाद इसके सबसे महत्वपूर्ण जल संसाधनों में से एक है, जिसे कर्नाटक की जीवन रेखा भी कहा जाता है? कौन सी नदी कर्नाटक से निकलती है और इसके सबसे महत्वपूर्ण जल संसाधनों में है और कर्नाटक की जीवन रेखा? देखिए ये बात जो है ना, ये अलग से हमें एक खास जानकारी देता है, ये अलग से भी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, तो ऐसे तथ्य हमें पता होना चाहिए। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या गोदावरी? सही जवाब क्या है? सही जवाब है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। हमने इस पर बात की थी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये देखिए कर्नाटक से ऐसे निकलती है और उसके बाद आगे तमिलनाडु से होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल पहुंच जाती है। तो ये पता रहे जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया है जवाब। अब देखिए क्या है, मिल चुका है, ए हमारा जवाब है। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। सतलुज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी जल संधि के अनुसार सतलुज नदी पर भारत के सभी अधिकार हैं। फिर है पंचनद में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर क्रम में सबसे पहले सतलुज नदी आएगी। क्या बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है या है? केवल 1 2, 1 2 दोनों, या तो कोई भी नहीं। अब देखिए सतलुज नदी के संदर्भ में बताना है कि सिंधु नदी जल संधि के अनुसार सतलुज नदी पर भारत के सभी अधिकार हैं, भारत के पास सारे अधिकार हैं। चलिए देखें क्या। अब पहली बात यह है कि पता हो कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई कब थी? तो यह हुई थी सितंबर 19 तारीख और वर्ष था 1960
और किसके बीच हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके माध्यम से हुई थी? तो यह हुई थी वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। उसके बाद संधि हुई। संधि में यह तय किया गया कि किन नदियों पर कितने कितने प्रकार का अधिकार किस किस देश के पास रहेगा, भारत और पाकिस्तान में। तो अब यहाँ पे देखिए बात हुई कि कुछ नदियां जैसे कि ईस्टर्न रिवर जिसे कहा गया, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, इस पर कहा गया कि इंडिया का राइट रहेगा। इन पर सभी प्रकार के राइट इंडिया के पास, इसके पास, इस पर सतलुज, ब्यास और रावी के लिए रहेंगे। लेकिन चेनाब, झेलम और सिंधु के लिए यह कहा गया कि राइट जो है इन पर लिमिटेड रहेंगे भारत के, चेनाब, झेलम और सिंधु। अब देखिए, लेकिन सतलज जो देखिए, सतलज पर जो ईस्टर्न रिवर है, सतलज पर भारत के सभी अधिकार है। तो यह बात सही है। अब उसके बाद देखिए, पंचनद में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने के क्रम में सबसे पहले सतलुज नदी आएगी। अब पंचनद की बात करें तो पंचनद अभी बोलेंगे किसे? पंच नदियां जो देखिए सिंधु नदी तंत्र में जो आप देखें तो सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये पंचनद है। ठीक है। अब सिंधु तो है इसके अलावा। अब इसमें देखिए सबसे पहले कौन सी आती है? देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोल रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सबसे पहले कौन सी आती है? तो दक्षिण से सतलज, फिर ब्यास, फिर रावी, फिर चिनाब, फिर झेलम, फिर सिंधु। तो सतलज आता है। तो स्टेटमेंट में देखिए सतलज लिखा भी हुआ, तो ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही है। तो सी यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। तो जवाब हमें मिल चुका है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। वह नदी जिसने देश के दक्षिणी भाग में गंडीकोटा घाटी को बनाया, उसकी तुलना अक्सर भारत के ग्रैंड कैन्यन से की जाती है। ठीक है। अब देखिए, वह नदी जिसने देश के दक्षिणी भाग में, कहां पे? दक्षिणी भाग में क्या बनाया? गंडीकोटा घाटी को बनाया। और इसके बाद कहा जाता है, इसकी तुलना किससे कही जा रही है? भारत के ग्रैंड कैन्यन इसको कहा जा रहा है, यानी कि ग्रैंड कैन्यन एक जगह है, उससे तुलना की जा रही है। तो अब देखिए क्या है? कावेरी, मंजीरा, पेन्नार या तुंगभद्रा। सही जवाब क्या है? इसमें जो सही जवाब है तो वह है पेन्नार नदी। देखिए आंध्र प्रदेश में ये जो पेन्नार नदी है, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो याद रखिएगा, अब इसमें इसके बारे में जो बात है कि इसकी तुलना किससे, सी इसका सही जवाब है। पहले तो जवाब समझ जाइए, सी की बात हो रही है। भारत के ग्रैंड कैन्यन इसे पेन्नार को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यह गंडीकोटा घाटी बनाता है। और गंडीकोटा घाटी की तुलना किससे की जा रही है? ग्रैंड कैन्यन से। ग्रैंड कैन्यन कहाँ है? यूएसए में है। और यूएसए में कोलोराडो नदी के माध्यम से ग्रैंड कैन्यन यूएसए में तैयार हुआ है। तो कोलोराडो नदी का संबंध ग्रैंड कैन्यन से है। कहां पर है? यूएसए में है। भारत का ग्रैंड कैन्यन किसे कहा जाता है? गंडीकोटा घाटी को कहा जाता है, जो कि जिसके बीच में पेन्नार नदी बहती है। अब देखिए ग्रैंड कैन्यन क्या हो गया? ग्रैंड कैन्यन एक गहरी घाटी हो गई। ठीक है, जिसके आसपास का क्षेत्र ज्यादा उठा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर जवाब मिल चुका है। हमने सारे सवाल देख लिए हैं। सवालों की संख्या भी आपने देखा ज्यादा ही थी आज। और मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए लाभदायी रहने वाला है और आपका रिवीजन बेहतर तरीके से लगातार जारी होगा सभी विषयों को लेके, करंट अफेयर्स को लेके। और मुझे उम्मीद है आप लगातार जितना ही रिवीजन करेंगे यह आपके लिए उतना ही लाभदायी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।